हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप सीयूईटी। टुडे इज 11th ऑफ जुलाई। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक एसआईआर। ये न्यूज़ आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बहुत दिन से चल रहा है ना। एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर का मतलब क्या है? तो इट इज़ अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, राइट? इट इज़ अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज विच इज़ गोइंग इन बिहार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। ये जो है बिहार में एक्सरसाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि ये पता चल सके कि जो भी लोग वहाँ पे वोटर्स पर जो है वो एक्चुअल में वोटर्स कितने हैं, है ना। तो एसआईआर का पर्पस अभी ये है क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन में बिहार में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो इस पर्पस से भी एसआईआर का रिवीजन इस टाइम पे शुरू किया जा सकता है। हो सकता है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना ये पर्पस हो जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए या वोट देने के लिए एप्लीकेबल ना हो, जिनका कि भाई जिनको राइट्स अभी ना हो वोट देने के या फिर किसी भी तरीके से इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए। तो मे बी इसलिए एसआईआर का प्रैक्टिस अभी चल रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको ये अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना होता है, अपनी आपको इंडिविजुअलिटी को, आइडेंटिटी को प्रूव करना होता है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। आप सिंपल भाषा में सिर्फ समझिए कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि 11 है। 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे बताए हैं जिसके थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं या आप इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इससे पहले कुछ जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कितने परसेंट ऑफ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो अगर हम देखें कि भाई आधार कार्ड कितने लोगों के पास है, आधार कार्ड, तो हम देखें कि भाई 87% ऑफ लोगों के पास आधार कार्ड होल्ड करते हैं, ठीक है। अब हम अगर देखें कि भाई मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास हैं, तो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट्स लगभग 14 लोगों के पास बिहार में हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि भाई पासपोर्ट कितने लोगों के पास है, पासपोर्ट पासपोर्ट अगर हम देखें तो हमको दिखता है कि 2% लोगों के पास पासपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आधार कार्ड तो 87% लोगों के पास है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द के पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव, ईसी ने अप्रूव किया, इलेक्शन कमिश्नर ने, कि आप इससे अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। बट इस 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, है ना। आधार कार्ड जैसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे, इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, पर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स है इसमें आधार कार्ड या ईपीआईसी, ईपीआईसी क्या होता है? इट इज इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी, ठीक है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है वो, या फिर राशन कार्ड, इसको आप इंक्लूड रखिए, है ना, इन 11 डॉक्यूमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस भी पूछे इसी से, इलेक्शन कमिश्नर से, भाई अगर किसी पर्सन को लेट सपोज कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, जो कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इंक्लूड है। तो कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि भाई जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये सवाल पूछा कि भाई अगर हमको आधार कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो हम आधार कार्ड शो करके कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो ये आधार कार्ड इस 11 डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो भाई ईसी ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया कि भाई द आधार कार्ड क्लियरली सेज इट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड पे आपके लिखा भी रहता है कि इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का ये कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए हम आधार कार्ड को सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, हम हमारे वोट करने के राइट्स हैं या नहीं है, इलेक्शन लेकर लड़ने के राइट्स हैं या नहीं है, ये हम आधार कार्ड को एज अ डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग के लिए 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डेट फिक्स किया है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है ना। न्यूज़ में सिर्फ इसलिए है कि भाई यहाँ पे आधार कार्ड या इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखा गया है, प्लस बिहार में अभी ये एक्सरसाइज शुरू किया गया है। तो भाई लोगों को हो सकता है कि भाई राइट्स ना मिले, राइट वोट करने के, या फिर लोग प्रूव ना कर पाए, तो इसलिए ये अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, ठीक है। सो बेसिकली एनपीआर क्या होता है? एनपीआर का बेसिक पर्पस ये होता है कि जो यूजुअल रेसिडेंट्स हैं इंडिया में, रहने वाले जो लोग हैं इंडिया में, वेदर इट कैन बी सिटीजन या नॉन सिटीजन, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो यूजुअल रेसिडेंट्स हैं इंडिया के, उनके बारे में पता करना, उनका कैलकुलेशन करना कि भाई कितने सिटीजन्स हैं। रेसिडेंट्स और सिटीजन के बीच आपको समझ में आ रहा है? रेसिडेंट्स मतलब कि भाई जो लोग जिनका घर यहाँ पे इंडिया में है, पर सिटीजन का मतलब
क्या है, जो लोग इंडिया के नागरिक हैं, है ना, जिसके पास इंडिया की नागरिकता है। रेसिडेंस में बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंडिया में रहते होंगे पर नागरिकता नहीं है उनके पास, तो क्या उनको वो सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं वो है नहीं है। पर जो भी सिटीजन होंगे उनको सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार यही इंफॉर्मेशन निकालता है कि भाई कितने लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि यूजुअल रेसिडेंट्स हैं, मतलब जिनका घर है, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई जो सेंसस है ये न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे सेंटर से पूछा गया है कि भाई क्या अभी 2027 में जो सेंसस ड्यू है, ठीक है, 2027 में सेंसस ड्यू है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो सेंसस, हाँ, जो फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में फर्स्ट टाइम सेंसस, फर्स्ट टाइम सेंसस 1951 में हुआ था, ठीक है। 1951 में लास्ट सेंसस जो हुआ था, लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। 2021 में सेंसस ड्यू था बट नहीं हुआ। अब जो सेंसस होना है वो होना है अपकमिंग, जो अब सेंसस होना है वो 2027 में ड्यू है। तो सरकार से यही सवाल है कि क्या 2027 में जो सेंसस होगा उसमें आप एनपीआर के डेटा को भी अपडेट करेंगे, है ना। तो सरकार ने इसमें बोला है कि भाई अभी हमने इस चीज़ों पे डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो एनपीआर का हेड होता है, ठीक है, एनपीआर का जो हेड होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस्ड, है ना। बिकॉज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, दैट इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो एनपीआर को अपडेट करेंगे कि नहीं इन अपकमिंग सेंसस 2027 में जो होने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है डेटाबेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंस इन इंडिया, ठीक है। तो इसलिए हमको ये डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जब भी पॉलिसी को ड्राफ्ट कर पाएं तो उनके वेलफेयर में स्कीम्स को ड्राफ्ट कर पाएं, उनके एक्यूरेट डेमोग्राफिक एरिया को हम डिटरमाइन कर पाएं, है ना। तो दिस इंक्लूड सिटीजन एंड नॉन सिटीजन लिविंग इन द कंट्री फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो सारे सिटीजन और नॉन सिटीजन इंक्लूड होंगे क्योंकि रेसिडेंस है, तो जो कि 6 मंथ से यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। ऑफिसर कौन होगा इसमें, तो ऑफिसर ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, ठीक है। ये समझ में आया। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि भाई क्या सेंसस, एक होता है सेंसस, है ना, यहाँ लिखता हूँ, हाँ, एक होता है सेंसस, ये देखिए, हाँ, पहले आप ये डिफरेंस समझिए। एक होता है आपका एनपीआर जिसको हम बोलते हैं नेशनल नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। एक होता है आपका एनआरसी जिसको हम बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एक होता है आपका सेंसस। तो ये तीनों टर्म्स में आप मे बी कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है और सेंसस क्या होता है। सो बेसिकली एनपीआर का देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, पर्पस यही है कि भाई जो यूजुअल रेसिडेंट्स हैं इंडिया के उनका मैनेजमेंट, उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाना, उनकी काउंटिंग बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 2010 में, ठीक है। 2010 में फर्स्ट टाइम एनपीआर जो है वो कैलकुलेट किया गया, ठीक है, 2010 फर्स्ट टाइम। अब एनआरसी क्या होता है, एनआरसी जनरली ये सिटीजन्स के लिए होता है, ये रेसिडेंट्स के लिए होता है एनपीआर, एनआरसी जो है वो सिटीजन्स के लिए होता है। तो इसमें क्या है कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनका कैलकुलेशन एनआरसी के थ्रू होता है। ये फर्स्ट टाइम प्रिपेयर 1951 में किया गया था, उसके बाद कोई कभी कंडक्ट नहीं हुआ, ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है ना। तो ये 2010 में, ये 1951 में। सेंसस का क्या है, सेंसस में जो रेसिडेंट्स हैं और जो सिटीजन है दोनों का कैलकुलेशन हम सेंसस में कर लेते हैं, ठीक है। हर 10 साल पे सेंसस आता है, पहली बार 1872 में कंडक्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद हर 10 साल में ये नहीं हो पाया, किसी वजह से प्रॉब्लम आई, लेकिन रेगुलरली सेंसस हर 10 साल पे 1951 के बाद किया गया, ठीक है। अंतिम जो सेंसस किया गया था, लास्ट सेंसस जो किया गया था वो 2011 में किया गया था। 2021 में सेंसस ड्यू था पर प्रॉब्लम की वजह से सेंसस नहीं हो पाया, कोविड की रीजन की वजह से। अब 27 में सेंसस होने वाला है, अपकमिंग जो है वो 2027 में होगा। अब हम देखते हैं कि भाई जो एनपीआर का प्रोविजन है ये कौन से एक्ट से डील करता है, दैट इज डील बाय सिटीजनशिप एक्ट। ये भी सिटीजनशिप एक्ट से डील करता है, बट सेंसस इज गवर्न्ड बाय सेंसस एक्ट ऑफ 1948। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है इंट्रोडक्शन भाई। एनपीआर, एनआरसी और नेशनल सेंसस में क्या अंतर है ये आपको क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भाई ये कंडक्ट कौन कराता है, अथॉरिटी कौन होती है, पर्पस क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनपीआर जो है वो जनरल सेंसस कमिश्नर कराता है। तीनों के लिए भाई होम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, होम मिनिस्टर इज द हेड। ये भी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एनआरसी, ये एनपीआर है, हाँ, ये एनपीआर है, ठीक है, ये एनआरसी है और ये सेंसस है, ठीक है।
तो एनपीआर को भी कंडक्ट कराने की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, एनआरसी को भी कंडक्ट कराने की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, और सेंसस की भी अथॉरिटी, सेंसस कंडक्ट कराने की अथॉरिटी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। ठीक है, पर्पस अगर हम देख लें, पर्पस क्या है, तो भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस बनाना फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर कॉमन बेनिफिट, फॉर वेलफेयर, ठीक है, फॉर ज्योग्राफिक, फॉर डेमोग्राफिक डेटा, डेमोग्राफिक डेटा करने के लिए, डेमोग्राफिक डेटा और वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब एनआरसी का क्या पर्पस है? एनआरसी का पर्पस ये है कि भाई इंडिया में जो इंडियन सिटीजन है हम उनको आइडेंटिफाई कर लें, प्लस जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो किसी बाहर फॉरेन कंट्री से इंडिया में इलीगली रह रहे हैं उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो सके, इलीगल माइग्रेंट्स को भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर हम सेंसस की बात करें तो यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि भाई डेमोग्राफिक क्या कंडीशन है, सोशो इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, क्या पॉपुलेशन है लोगों की, तो पर्पस यहाँ पे सेंसस का क्लियर है ना। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है नहीं मैंडेटरी है, तो भाई आपको एनपीआर और सेंसस तो ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है दोनों, इसमें मैंडेटरी पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल्स को अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी होती है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ इट इज़ एसेंशियल। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम इससे क्या कलेक्ट करते हैं भाई, तो मैंने बताया कि इससे हम डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इससे हम सिटीजनशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, क्या सेक्स रेशियो है, ये सब चीज़ें। यहाँ से हम कर सकते हैं कि भाई लिटरेसी सेक्स कौन सा है, भाई कितने लोग कौन से सेक्स के हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये मैंने आप डिस्कस कर लिया कि लास्ट टाइम 2021 में होना था, नहीं हुआ, 27 में होगा, लास्ट 2011 में हुआ था, फर्स्ट 1951 में हुआ था। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है बात? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट। ठीक है, अब एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट, इसमें क्या हुआ था, तो हमने ये देखा कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा एसडीजीज, हाँ एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास। नो पॉवर्टी, नो हंगर, इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर ऑल, ये सारा हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है। तो अभी रिसेंटली एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट हुआ है। ठीक है, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, यहाँ पे हुआ है। इस समिट का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि भाई एआई का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं इन अचीविंग आवर सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो बेसिकली इस समिट का यही पर्पस है कि भाई एआई का कैसे यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर अचीविंग आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहला हम यही जानते हैं कि कहाँ पे हुआ है, जिनेवा में हुआ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दूसरा हम ये जानेंगे कि भाई ऑर्गेनाइज कौन करता है। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू, है ना। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन करता है इन पार्टनरशिप विद 40 एजेंसीज। ये एजेंसीज हो सकती हैं भाई कोई भी अलग एजेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, तो स्विस कन्फेडरेशन, ऐसे लोग थे यहाँ पे, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, ये सारी एजेंसीज मिलके 40 एजेंसीज मिलके टोटल ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अलॉन्ग विद 40 एजेंसीज। ठीक है, एम क्या है इनका? एम इनका ये है कि आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू एआई, कि भाई एप्लीकेशंस कैसे एआई का और हम प्रैक्टिकल तरीके से कर सकते हैं, है ना, ताकि उससे प्रोग्रेस एक्सेलरेट हो, है ना। और एसडीजीज जो है हमारे 17 एसडीजीज जो हैं उसको हम अचीव कर पाएँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर पाएँ, है ना, और नए इनोवेशंस ला सकें हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, न्यू इनोवेशंस हम ला सकें। तो ये बेसिकली पर्पस था एआई फॉर गुड समिट का। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लीजिए फोकस एरियाज कि भाई किस चीज़ों पे फोकस किया गया है इस समिट में। तो बेसिकली इस समिट में पहली बात जो फोकस करने वाली है वो हेल्थ केयर पे फोकस करी गई है कि भाई एआई का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर में ईजी हो जाएगा, भाई डिजीज के डायग्नोस्टिक में ईजी हो जाएगा, ट्रीटमेंट में ईजी हो जाएगा, है ना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा, भाई क्लाइमेट मॉडलिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, एजुकेशन, किसी भी चीज़ों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स थे जिसपे फोकस किया गया है इस मीटिंग में, इस समिट में। ठीक है, ऑल्सो इट फोकसेज ऑन एथिकल यूज ऑफ एआई, एआई का हम बेहतर से बेहतर यूज कर सकें, डेटा प्रिवेसी या और जो अदर मेजर इश्यूज हैं उनमें हम कैसे एआई का यूज कर सकें, एम्फेसाइज ऑन डेटा प्रिवेसी। एल्गोरिदम बायस, एल्गोरिदम बायस का मतलब जैसे आपने एआई में भी कहीं ना कहीं से तो डेटा फीड होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि एआई खुद से अपने मन से डेटा दे रहा है। तो लेट्स सपोज आपने एआई में डेटा ऐसा फिक्स कर दिया कि लाइक आप जो भी पर्सन को हायर कर रहे हो या जो भी पर्सन को आप लेट्स सपोज आपकी चॉइस है किसी मेल
कैंडिडेट को ही चॉइस करो फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब रोल, है ना। तो एल्गोरिदम बायस ये करेगा कि भाई जब भी आपको ऑप्शंस देगा तो सारे मेल कैंडिडेट्स के ही ऑप्शन देगा, है ना, क्योंकि आपने एज सच एल्गोरिदम उसमें फिट कर रखा है। तो ये सब पर्पस है। दूसरा इसका सबमिट का पर्पस था कि आप कोलैबोरेट करो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फॉर बेटर एंड एफिशिएंट वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करेंगे सोसाइटीज में पॉलिसीज को क्रिएट करना या फ्रेमवर्क्स को बनाना इन कोलैबोरेशन विथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स कुछ ITU के बारे में, ठीक है, इनके बारे में क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुराना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑल्सो ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। इट फोकसेज ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, फोकस क्या है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज को छोटे से छोटे देश तक पहुंचना। एस्टैब्लिशमेंट ईयर देख लीजिए 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था। मैंने आपको बताया टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय एनहांसिंग ICT एक्सेस एंड कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब 3 तरीके की कंट्रीज होती है भाई, डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और वेरियस टेक्नोलॉजीज को यूज करना, एक्सेस करना, इन चीज़ों के लिए उन तक पहुंचाना। कहाँ पे है हमने देखा पहले भी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 194 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें प्राइवेट बॉडीज भी हैं, एकेडमिक बॉडीज भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, करेक्ट। ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई हर स्टेट, जो सारे स्टेट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जोनल काउंसिल्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जोन्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो जोनल काउंसिल क्या है, जोनल काउंसिल इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि जो किसी से फॉर्म हुआ हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर्म हुआ हो, है ना। पर स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे मान लीजिए NCW, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये सारी जो बॉडीज है दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बट जोनल काउंसिल इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर कौन से लॉ में ये फॉर्म किया गया है, तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, है ना। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से इसको फॉर्म किया गया है, जोनल काउंसिल्स को फॉर्म्ड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी लॉज, ठीक है। जोनल काउंसिल को हम स्टैट्यूटरी लॉ बोलते हैं बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द वे ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। टोटल 5 जोनल काउंसिल्स हैं। हाउ मेनी? 5 जोनल काउंसिल्स, ठीक है। 5 जोनल काउंसिल्स में क्या कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न काउंसिल, ईस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न काउंसिल, साउदर्न काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल, है ना। जिसमें कि आपके जो 4 काउंसिल हैं, साउदर्न काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ईस्टर्न काउंसिल एंड वेस्टर्न काउंसिल, अदर देन नॉर्दर्न काउंसिल। ये सारे जो 4 काउंसिल्स हैं ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से फॉर्म हुए हैं। बट जो आपका नॉर्दर्न काउंसिल वाज फॉर्म बाय नॉर्दर्न काउंसिल एक्ट्स, वो डिफरेंट काउंसिल एक्ट से फॉर्म हुआ है। वो नॉर्दर्न काउंसिल जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से फॉर्म नहीं हुआ। क्लियर? जोनल काउंसिल का पर्पस क्या है? इट फॉस्टर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। सिंपल है, इनका फैसिलिटेट करना पर्पस है, यूनियन और स्टेट के बीच में एक अच्छे रिलेशंस को फैसिलिटेट करना इसका पर्पस है। चेयरमैन जोनल काउंसिल का कौन होगा? जो भी होम मिनिस्टर होगा। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह विल चेयर द ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, ठीक है। 27th मीटिंग हुई है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग है, मतलब कि जो ईस्टर्न रीजन के एरियाज हैं उनके वो एरियाज की मीटिंग हुई है। कहाँ पे कंडक्ट किया है? तो रांची में कंडक्ट हुई है, ठीक है। किसने किया है? अमित शाह ने। हर बार वही करेंगे। 27th इस बार नंबर है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है। ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ये जोनल काउंसिल का हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई जोनल काउंसिल का जो आइडिया है ये किसने प्रपोज किया। सो इट इज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया इन 1956, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली की रिपोर्ट पे। फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का फॉर्मेशन किया, के अंडर 4 जोनल काउंसिल्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई। टोटल 5 जोनल काउंसिल हैं, लेकिन उसमें नॉर्दर्न काउंसिल जो है दैट इज डील्ड बाय सेपरेट एक्ट विच इज नॉर्दर्न काउंसिल एक्ट, ठीक है। यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर। देयर आर 5 जोनल काउंसिल, ये हमने बात की, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल, ठीक है। अब मेंबर्स इस जोनल काउंसिल में कौन कौन हो सकते हैं? तो मेंबर्स जिस भी स्टेट का पार्टिसिपेशन होगा उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, है ना, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स,
गवर्नर्स है ना, मेंबर स्टेट्स, गवर्नर स्टेट्स हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर उस स्टेट, गवर्नर्स उस स्टेट के, ठीक है, और साथ में 2 मिनिस्टर उस स्टेट के जो कि चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, ठीक है। मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के, गवर्नर, 2 ऐसे मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, ठीक है। जो चेयरमैन होगा वो हर बार होम मिनिस्टर ही होंगे, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर सर्व एज चेयरमैन फॉर ऑल जोनल काउंसिल। एडवाइजर, इसमें एडवाइजर्स भी होते हैं। इसमें कौन कौन एडवाइजर्स हो सकते हैं? तो नीति आयोग के पर्सन, उनके चीफ सेक्रेटरीज, डेवलपमेंट कमिश्नर्स ऑफ द मेंबर स्टेट, ये सारे उसमें एडवाइजर्स हो सकते हैं। प्राइमरी रोल मैंने आपको बताया कि स्टेट्स कोऑपरेशन एंड फेडरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए, या इंटर स्टेट किसी तरीके का डिस्प्यूट है या इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसके के लिए मीटिंग होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि इट फॉस्टर इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग्स, ठीक है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन है सेपरेट काउंसिल, ये मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से बना है, सेटअप बाय नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 72, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है ब्लूटूथ मैश नेटवर्क्स। तो ये न्यूज़ का पर्पस क्या है? अभी जैसे ऐप पे या फिर कोई मैसेजिंग ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो इस पे जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, किसी पर्सन को मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सर्वर चाहिए होता है, इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना। क्या बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप मैसेज सेंड कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। तो अभी के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इंटरनेट की, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है ना। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी, ट्विटर के को फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी। ये एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसका बिटचैट है ना, बिटचैट नाम है इनके मैसेजिंग ऐप का। एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन करने के लिए आपको किसी तरीके की सर्वर या नेटवर्क या किसी तरीके की इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चैट में नो रिक्वायरमेंट फॉर नेट, सर्वर या फिर कोई किसी भी तरीके का नेटवर्क, ठीक है, नहीं होगी। तो भाई रिक्वायरमेंट जब इन चीज़ों की नहीं होगी तो मैसेज जाएगा कैसे? तो इन्होंने मॉडल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी एक डिवाइस है जो कि प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है कुछ डेटा या कुछ कोई भी मैसेज या कुछ भी। तो इन्होंने कोई एक मॉडल बनाया जिसमें ये बताया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगे, ठीक है, उससे पास होकर के डेटा जो है वो दूसरे फोन में ट्रांसफर होगा। लेट सपोज इसको कोई डेटा ट्रांसफर करना है इस फोन में, ठीक है, भाई अगर इंटरनेट हो तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। पर अगर इंटरनेट नहीं है तो लेट सपोज रिले मेथड से ट्रांसफर होगा। इट एम्फसाइजेस ऑन रिले मेथड। रिले का पर्पस क्या है कि भाई एक पर्सन दूसरे को देता है, दूसरा पर्सन जाकर के किसी तीसरे को पास करेगा, चौथा पर्सन किसी पांचवे को पास करेगा, देन पर्सन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचा देगा, है ना। तो उसी तरीके से लेट्स सपोज पब्लिशर का मोबाइल है जिसने मैसेज सेंड किया है, अब ये मैसेज ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पे आया, इस ब्लूटूथ से फिर इस ब्लूटूथ में गया, है ना। ये मल्टीपल डिवाइसेस एक पर्टिकुलर रूट में इंस्टॉल्ड होंगे, आप ये समझिए, ठीक है। फिर इस ब्लूटूथ डिवाइस से इस ब्लूटूथ डिवाइस में जाएगा और फिर फाइनली यहाँ से इस रिसीवर को ये मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वाया ब्लूटूथ जो है वो मैसेजेस ट्रांसफर होंगे इन द वे ऑफ रिले, ठीक है। अब लेट सपोज कभी ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब कैसे मैसेज जाएगा? तो उसके लिए यहाँ पे मल्टीपल रूट सेटल किया गया है। अब मान लीजिए अगर यहाँ से मैसेज यहाँ पे जा रहा है पर ये डिवाइस खराब है, तो वो डायरेक्टली मैसेज यहाँ से इस ब्लूटूथ डिवाइस पे जा सकता है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, या फिर भाई यहाँ से यहाँ जा सकता है, इधर से इधर जाएगा, यहाँ से फिर इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा। सो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स की जिसके थ्रू हम एक मैसेज को दूसरे डिवाइस तक पहुँचा सकते हैं बाई वे ऑफ ब्लूटूथ। ये समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे देख लीजिए कि भाई इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट क्या है। तो देखिए बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? ब्लूटूथ लो एनर्जी, BLE, ठीक है। मेश नेटवर्किंग इनेबल्स डिवाइसेस टू फॉर्म मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन, मतलब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे विदाउट इंटरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि इट एक्ट्स एज अ नोड, मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से। सो इट एक्ट एज नोड्स, इट रिले मैसेजेस, ठीक है। मतलब रिले का मतलब पास ऑन करना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से मैसेजेस को पास ऑन किया जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि भाई अगर उसमें एक डिवाइस फेल भी हो जाए तो भी वो दूसरे डिवाइस से ऑल्टरनेट रूट से अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल सर्वर, इट इज इन्वॉल्व। इसमें कोई भी ऐसा सर्वर का सिस्टम मैंने बताया कि नहीं होता है, ये लोकली मैसेजेस जो है ये लोकली स्टोर होते हैं और कुछ टाइम पे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्वर का इंस्टॉलमेंट नहीं है या फिर कोई ऐसा स्टोरेज नहीं है ना। यहाँ पे डायरेक्टली आप कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं बाई वे ऑफ ब्लूटूथ। क्लियर है? यहाँ पे की फीचर्स देख लीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात कही गई है। ऑफलाइन लेट सपोज आपका फोन दूर है, ठीक है, तो आप ओवर 3
300 मीटर्स तक मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज रेंज क्या है इसका, 300 मीटर्स है। एंड टू एंड आपको इंस्क्रिप्शन मतलब मिलेगा, मतलब कि प्राइवेसी की पूरी गारंटी होगी। नो रजिस्ट्रेशन और अकाउंट्स रिक्वायर्ड, किसी भी तरीके का आपको ईमेल रजिस्ट्रेशन, फोन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, ओटीपी रजिस्ट्रेशन, ये सब नहीं करना होगा। नो डेटा कलेक्शन, आपको किसी तरीके का कोई डेटा कलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने में, आइडेंटिटी को गुप्त रखने में हेल्प होगी, है ना, इस फीचर से। ऑल्सो आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड या चैट बेस्ड रूम क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड चैट रूम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी तरीके का मेंशन या आपको कुछ सेव कर, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। सिंपल यूआई होने वाला है। तो बेसिक ये मतलब है कि यहाँ पे आपको प्रिवेसी मिलेगी, किसी तरीके का स्टोरेज नहीं मिलेगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलेगा, मोबाइल डेटा कम यूज होगा, आपकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाएगा। नेटवर्क रिलायंस मतलब भाई आपको नेटवर्क पे डिपेंड नहीं होना है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी आपके जो मैसेजेस वो चले जाएंगे, प्राइवेसी होगी, नेटवर्क से आपको डिपेंडेंट नहीं होना होगा। लो एनर्जी है, आपकी प्राइवेसी को छुपा के रखेगा, आइडेंटिटी को। हाई लेटेंसी का मतलब है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है ना। प्रोसेस थोड़ा स्लो है बिकॉज मल्टीपल रूट से जा रहा है, तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग सकता है। लो ट्रांसफर डेटा रेट्स, आपने देखा होगा जब आप पहले इनिशियली ब्लूटूथ ट्रांसफर करते थे ब्लूटूथ से, तो बहुत धीरे प्रोसेस होता था। सो लो डेटा ट्रांसफर रेट्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट, अब इतने सारे मल्टीपल डिवाइस हैं तो उसको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स है ना। सो ये सारे इसके लिमिटेशन हैं, बट बेनिफिट्स आपको ज़्यादा हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, हाँ, तो रिपब्लिक ऑफ नामिबिया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। अब ये न्यूज़ अभी ये न्यूज़ में है, क्यों है, क्योंकि अभी अभी सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसेंटली नामीबिया विजिट किए थे, है ना, और वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी उनको मिला है। इट इज़ द मोस्ट हाई, इट इज़ द हाई सिविलियन अवार्ड, है ना। तो इन्होंने था मोदी जी ने, तो एज पर फॉर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक आउटरीच इन अफ्रीका। सो नामीबिया का अगर हम जोग्राफिक लोकेशन देख लें, सो इट इज़ इन साउथ अफ्रीका, राइट। तो नामीबिया का जो ऑफिशियली नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। ये इसका कैपिटल है विंडोक, है ना, यहाँ पे विंडोक। इसके जो राइट साइड में है ये है बोट्सवाना, ये भी एक कंट्री है ना। यहाँ पे अटलांटिक ओशियंस हैं, यहाँ पे अटलांटिक ओशियंस हैं। करंट वेव्स के हाई होने से यहाँ पे सैंड और डस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। सो हाई बोल सकते हैं हम, हाई एल्टीट्यूड्स, हाई सैंड एल्टीट्यूड्स यहाँ पे हो सकते होते हैं, है ना। अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, यहाँ बॉर्डर की हम बात करें, तो भाई जो ये कंट्री है नामीबिया, ये बॉर्डर अपने किसके साथ शेयर करता है, तो भाई अंगोला एंड जाम्बिया। अंगोला एंड जाम्बिया दो नॉर्थ में इसके कंट्रीज हैं जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, अंगोला एंड जाम्बिया, ठीक है। नॉर्थ में इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि अंगोला और जाम्बिया जो है वो नॉर्थ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्लियर है। जो बोट्सवाना है इट इज़ इन द ईस्ट, बोट्सवाना जो है वो ईस्ट में है। साउथ एंड नैरो बॉर्डर विथ जिम्बाब्वे। जो नैरो बाउंड्री की बात हो रही है, ये बाउंड्री है मोजाम्बिक, ये हो गया आपका। ये वाली यहाँ पे जो नैरो बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है। जोग्राफिकल अगर आप देखें फीचर्स क्या है, तो नामीबिक डिजर्ट, नामिब डिजर्ट यहीं पे प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो कोस्टल रीजन्स, हाई कोस्टल एंड डिपॉजिट्स की वजह से, हाई कोस्टल रीजन्स की वजह से यहाँ पे कोल्डेस्ट डेजर्ट्स होते हैं, कोल्ड कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। रॉकी और सैंडी दोनों होते हैं, सैंड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। स्केल्टन कॉस्ट भी हम इसको बोलते हैं, स्केल्टन कोस्ट भी हम इसको बोलते हैं, है ना। स्केल्टन कोस्ट का मतलब है कि भाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉग और ओशियन करंट की वजह से जो डस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत थिक फॉग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देती है। शिपरेक्स, जो शिप्स होती हैं वो अगर टकराते हैं तो उनको डैमेज होता है, सो उसको हम बोलते हैं स्केल्टन, है ना, क्योंकि वहाँ पे थिक फॉग या फिर ओशन करंट की वजह से प्लेटू वो सैंड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्लेट्यू भी यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे फीचर किया गया। दिस रीजन सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ नामीबियाज एग्रीकल्चर। इस नामीबियाज एग्रीकल्चर का मिशन होता है, ठीक है। तो फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, भाई कालाहारी डिजर्ट भी इसके ईस्ट में लोकेटेड है। कालाहारी डिजर्ट आपको याद रखना है कि लोकेटेड इन नामीबिया, इन द ईस्ट ऑफ नामीबिया, ठीक है। कालाहारी कालाहारी डेजर्ट ईस्ट ऑफ द नामीबिया लोकेटेड है, ठीक है। इस डेजर्ट को मोर, इट इज मोर वेजिटेटेड डेजर्ट देन नामीब, है ना, एंड मर्जेस विद बोस्टवाना कालाहारी। सो हाईएस्ट यहाँ पे जो नामीबिया का हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज माउंट ब्रैंडनबर्ग, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नामीबिया, है ना। वेस्टर्न एज ऑफ प्लेट्यू पे रिवर ये सिचुएटेड है। कंट्री के मेजर रिवर्स हैं वो हैं कुनेन, ओकावेंगो, ऑरेंज, स्वकोप, क्विसेब एंड फिश रिवर्स। तो ये सब बेसिकली याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है, मेल क्लास
अब मेल क्लास ड्रोन्स, मेल का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इट इज अ मीडियम रेंज मिस ड्रोन, है ना, मीडियम रेंज ड्रोन है। लॉन्ग एंड्योरेंस, लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब कि लॉन्ग रेंज तक फ्लाई करने की कैपेसिटी है, ठीक है। ये लोकल मैन्युफैक्चर से बनवाया गया है। मेल का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो ड्रोन्स आर बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि इस ड्रोन की खासियत यही है कि ये 35 सकता है और साथ में 30 घंटे तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये फ्लाई कर सकता है ना। तो इट इज, इसके यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है कुछ। दी ड्रोन्स प्रोवाइड इंडियन मिलिट्री सुपीरियर सर्विलेंस। तो आपने देखा अभी जो रिसेंटली एक्सरसाइज हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, उस टाइम पे ड्रोन्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, है ना। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम ड्रोन्स जो है वो अच्छे ड्रोन्स रखें। तो सुपीरियर सर्विलांस करता है, इंटेलिजेंस को गैदर करने की कैपेसिटी है ना। जो भी बॉर्डर पे सेंसिटिव हरकतें हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी है। तो ये पर्पस ड्रोन का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने भी अपने अपने ड्रोन्स बना रखे हैं। यूएस ने MQ-9 रिपर नाम का ड्रोन बना रखा है। चाइना ने विंग लॉन्ग सीरीज नाम के ड्रोन्स बना रखे हैं, है ना। सो क्या है, ये हाई कॉम्पिटिटिव, है ना, बहुत इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है भाई। ड्रोन से आपने देखा कि भाई लास्टली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सेकंड डे पे अटैक जब हो रहा था, रिटेलिएशन, तो कितना ड्रोन ने रोका, है ना। इंडिया का जो अपना ड्रोन है दैट इज रुस्तम के नाम से है, रुस्तम के नाम से इंडिया का ड्रोन है। तो बेसिकली ड्रोन का पर्पस ये है कि ये प्रिसाइज अटैक करता है, इंफॉर्मेशन गैदर बराबर करके देता है, या फिर दुश्मन की गतिविधियों पे नजर रखता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड डू फॉलो फॉर लेवल अप CUET फॉर न्यूज़ ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच।